हाँ जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। अब इसमें एक्चुअली में है क्या, जो हमारी इनकम थी, इनकम जैसे आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने एक चैप्टर किया बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में हमने डिडक्शंस और एग्जम्पशंस में डिफरेंस पढ़ा। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिडक्शन क्या होता था, डिडक्शन क्या है, हमने इनकम जो कमाई दैट इज जीटीआई, हमने जो इनकम अर्न करी साल के दौरान, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, है ना, डोनेट चैरिटी वगैरह करते हैं। वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि भाई कहाँ पर कौन कौन सी हमारी जो स्पेंडिंग है, कौन कौन सी हमारी जो स्पेंडिंग है, कौन कौन सी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी एलिजिबल है डिडक्शन के लिए। डिडक्शन के लिए मतलब हमारी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। कुछ स्पेंडिंग, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिससे हमारी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो कम हो जाती है। टैक्सेबिलिटी जो इनकम की है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिडक्शन, ठीक है ना। दो चीजें हो गई, एक होगी हमारी स्पेंडिंग, एक हो गई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, वो स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ही हमें क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। अब कौन कौन सी स्पेंडिंग पे, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट पे हमें डिडक्शन मिलेगी, या हम एलिजिबल हैं, कितनी अमाउंट तक एलिजिबल हैं, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। अगर आप देखें ना, जो सैलरी क्लास होता है खास करके, है ना, जॉब सेक्टर से बिलोंग करता है, जो सर्विस सेक्टर से, उसके लिए, जॉब सेक्टर से, ठीक है, उसके लिए सबसे जो नॉलेजेबल या फिर आप कह दो रेलिवेंट जो चैप्टर है, उसके लिए यही होता है। अगर आप देखोगे ना, अगर कोई पर्सन 12th पास भी है, ठीक है, और वो, उसकी इनकम ठीक है, मतलब टैक्सेबिलिटी के दायरे में आती है, या 5% या 20% वाले स्लैब में आती है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस बंदे को कम से कम 25 से 30% डिडक्शन उसी को, उन्हीं को ही पता होंगी, उन सभी लोगों को पता होती हैं, ठीक है जी। क्यों को, क्योंकि एक्चुअली में रीज़न क्या है, उनको क्यों पता है, उन्होंने कभी ज़िंदगी में पढ़ी तो है नहीं, है ना। उनको सिंपल, आपने टैक्स ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं, ठीक है। वो मान लीजिए कॉमर्स स्ट्रीम से ही नहीं थे, फिर भी उन्हें कैसे पता होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको पता है इन चीज़ों से उन्हें नुकसान, नफ़ा नुकसान होने वाला है ना। कहता है जो चीज़ बंदा शौक से नहीं, कई बार मजबूरी करवा देती है, तो वो लोग नेसेसिटी के तौर पर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है जी, किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से खुद पढ़ते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, आजकल तो है ना, हर चीज़ के ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं, तो उसकी नॉलेज गेन करके वो देखते हैं कि भाई इसका फ़ायदा कहाँ दिया जा सकता है, ठीक है, कहाँ पे कितनी। अब आप मानोगे मार्च के महीने में खास करके ज़रूर फ़ोन कॉल्स आती हैं पूछने, यही पूछने के लिए कि भाई इसकी डिडक्शन अब कितनी हो गई है, ठीक है। जो नहीं पढ़ते या कुछ, तो वो उन दिनों में लास्ट में उनको होता है कि मार्च के महीने में, मार्च तक जितना डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है, तो वो देखते हैं कि भाई हमारा टैक्स स्लैब कम हो जाएगा, है ना, इतना जमा करवाने से, यहाँ जमा करवाने से ट्यूशन फीस इतनी बन गई बच्चे की, तो वो मतलब स्पेंडिंग और डिडक्शन, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, दोनों के अगेंस्ट हमारी इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जो पैसा जो है, जैसे आपको याद होगा हमने एक और चीज पढ़ी थी, एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम
एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। अब ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम ही तो है। इनकम आपने अप्लाई तो करी है, देखा जाए आपने अपनी, अब देखो ना, अब एप्लीकेशन से मतलब क्या होता है, जो पैसा आपने कमाया, जो पैसा आपने कमाया उसको या तो फिर आपने क्या किया, खर्च किया। खर्च किया मतलब जो रोजाना लाइफ, रूटीन लाइफ पे खर्च किया, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज आपने इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है। जैसे आपको याद होगा जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम थी उसमें हमने ये पढ़ा कि जो ऑब्लिगेशन है वो ग्रेटिशियस भी अराइज होती है, नॉन ग्रेटिशियस भी अलाउड होती अराइज होती है ना। जो ऑब्लिगेशन अराइज हुई वो हमारी ग्रेटिशियस भी, मतलब वो हमारी अपनी मर्जी से भी, मतलब उसके लिए हमने कुछ बेनिफिट लिया है, कंसिडरेशन लिया है, तभी वो ऑब्लिगेशन हमारी अराइज हुई है, मॉनेटरी ऑब्लिगेशन अराइज हुई है, ठीक है। कोई नई भी हुई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी मंदिर, गुरुद्वारा, ट्रस्ट वगैरह पे जाके चैरिटी करते हो, ठीक है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो, ठीक है। किसी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को मान लीजिए डोनेशन देते हो, तो वो नॉन ग्रेटिशियस थी, ठीक है ना। मतलब वहां पर आप मान के चलिए आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, आपने अपनी मर्जी से ही वहां पर चैरिटी करी है, तो उसके लिए वो भी क्या है, देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम। वहां पर आपने जो चैरिटी करी है, डोनेशन करी है, उस पर आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, वहां पे अपनी मर्जी से आए। मान लीजिए किसी मंदिर में, है ना, नोटिफाइड मंदिर में, जैसे अपने पंजाब में इधर अपना गोल्डन टेम्पल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप डोनेशन करते हैं तो ये भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, ठीक है जी। तो ये पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो मतलब क्या है, वही एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब ही यही होता है। ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम ही तो है ना। स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट, हम क्या कर रहे हैं, इनकम को अप्लाई कर रहे हैं। अब बस यही चीज़ें आपको यहीं पर, यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई देखो, रियलिटी में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी समझता है एप्लीकेशन आपने सही करी कि गलत करी। सही करने से आपके दो फायदे दे दिए डिपार्टमेंट ने। एक तो आपका पैसा जुड़ गया, है ना, उसके ऊपर ग्रोथ भी हो गई, इंक्रीमेंट भी हो गया, ठीक है जी। जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे होंगे, बहुत इंटरव्यू नहीं तो आपने क्लिप्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह आजकल सोशल मीडिया पे आते ही रहते हैं। कहते हैं जी देखो, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, ठीक है, वो टीचर है यूपीएससी के, तो वो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम लेके बोलते हैं कि देखिए जी, एक लोग, उन्होंने नाम बोला कि भाई ये लोग अगर पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं जी, ठीक है जी। उनमें से हमारे पंजाबी लोग भी आते हैं जी, अपने पंजाब के, है ना, कि भाई क्या करते हैं जी, बड़ी बड़ी गाड़ी ले आते हैं जी, थार ले आते हैं, है ना, फॉर्चूनर ले आते हैं, ठीक है, बड़ी गाड़ी ले आते हैं मान लीजिए, है ना, दिखावे के लिए। एक एक कम्युनिटी के वो लोग हैं जो क्या है, पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं जी, घर ले लेते हैं बड़ा, ठीक है, सोना गोल्ड जोड़ते हैं, ठीक है। तो गोल्ड, प्रॉपर्टी, ठीक है, ये चीज़ें इन फ्यूचर में इंक्रीज ही होंगी, डिक्रीज तो होंगी नहीं, डे बाय डे, है ना। और वो जो गाड़ी आपने मान लीजिए 25 लाख 30 लाख की ली, वो 10 साल बाद 3-5 लाख की हो जाएगी। कहते जी यही फर्क है सोच में, ठीक है ना, यही डिफरेंस है सोच में। तो वही चीज आपको ये चैप्टर के थ्रू समझाने की अंतिम प्रयास करेंगे कि भाई ये देखो, यहाँ पर डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि भाई एप्लीकेशन सही करने पर हम लोग रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन जब आप सही नहीं करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखा जाए तो जो पैसा
गया सही गलत जगह पे जो आपने लगाया सो लगाया, प्लस आपका टैक्स भी अलग से देना पड़ेगा, जो आपको 20% का नुकसान होगा, हो सकता है 30% के स्लैब में, हो सकता है 5 में, जिसमें भी आप स्लैब में फॉल कर रहे हैं, है ना। तो मतलब कहने का ओवरऑल यही है, चैप्टर इंटरेस्टिंग है, सीखने वाला है कि यहाँ पर आपको पैसा खर्च करने से और इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है जी। तो कुल मिला के ये चैप्टर है जी आपका, इंट्रोडक्शन चैप्टर की ये है कि किस लिए ये चैप्टर बनाया गया है ना, क्यों ये चैप्टर है एक्चुअली में। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या है जी, पहले मैं आपको चलिए हल्का सा बताते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर अच्छी बात ये है इस चैप्टर की, यहाँ पर सेक्शन वाइज चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे आगे। ठीक है जी। हर सेक्शन की अलग अलग, मतलब अलग अलग स्पेंडिंग के लिए अलग अलग सेक्शन बना दिया गया है। हर सेक्शन की स्पेंडिंग के लिए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए तो सेक्शन बना दिया गया। तो वहाँ पर आप, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन आता है, बढ़ने से पहले मैं पहले ही बता दूं, ये चैप्टर विदाउट सेक्शन इम्पॉसिबल। ठीक है जी। तो यहाँ पर जितना फोकस हम लोग प्रोविज़न पे करेंगे, इक्वली सेक्शन नंबर पे भी करेंगे। मतलब मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में सेक्शंस पढ़ना जरूरी है। ठीक है जी। और उसमें से एक मैंने आपको पीजीवीपी बोला था पहले, है ना। पीजीवीपी का सेक्शन जरूर याद रखने हैं। दूसरा आपका ये डिडक्शंस हो गया, तीसरा आपका रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, चौथा आपका टीडीएस हो गया। ये 4 चैप्टर तो बिना सेक्शन के करने ही नहीं है। ठीक है जी। सेक्शन नंबर, अगर आप चाहते हो कि कम से कम 50% से ज़्यादा मार्क्स आए इस पोर्शन में, है ना, तो आपको सेक्शंस याद करने ही पड़ेंगे। करेक्ट। चलिए जी। क्योंकि सेक्शंस के बिना आइडेंटिटी नहीं है एक्चुअली में। क्योंकि बाकी जो है वो फिर भी प्रोविजन बेस्ड आप कह सकते हो, आप समझा आपने, चल जाएगा। यहाँ पर आपको जब तक सेक्शन नहीं याद, आपको याद नहीं होएगा, क्योंकि हर सेक्शन में एक अलग आपको लर्निंग करनी पड़े। बिना सेक्शन के भी, नंबर के भी हो जाएगा, है ना, बट यहाँ पर आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। इस तरीके से टॉपिक्स हैं यहाँ पर। चलिए, कहते इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी दे शैल बी अलाउड फ्रॉम हिज जीटीआई द डिडक्शन स्पेसिफाइड इन द सेक्शंस 80C टू यू। 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन होती है, वो तो क्लियर है जी। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, 6A किस चीज का है? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट का चैप्टर 6A है, इज रिस्ट्रिक्टेड टू जीटीआई एंड डिडक्शंस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, है ना। तो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आपकी मान लीजिए जीटीआई 1 लाख रुपए है, आपने 1,20,000 की डिडक्शन, एलिजिबल डिडक्शन 120 की है, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होएगी जी, है ना। इट मीन्स एसएससी कैन नॉट हैव ए लॉस एज रिजल्ट अंडर द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, है ना। या लॉस हुई आ गया तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इज नॉट अलाउड अगेंस्ट। अब डिडक्शन कौन से इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलेगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स मतलब वो 30% वाला लगता है ना। तो जो कैजुअल इनकम्स है 30% वाली, तो उस पर मतलब स्पेशल रेट्स वाले पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पे, इस पे डिडक्शन नहीं मिलने वाली है, तो याद रखिएगा। ठीक है जी। ये प्रैक्टिकल करते वक्त नीड आएगी। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी 1 बाय 1 सेक्शंस की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेवरेट, हमेशा हमेशा का 80C, इजी सबसे। अब यहाँ पर एक्चुअली में पहले पैटर्न समझिए जरा ध्यान से, किस तरीके से करना होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें होगी जो आपको बहुत, यहाँ पर भी अब जैसे सैलरी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि लर्निंग बहुत ज़्यादा है सैलरी में, ऐसे ही इस चैप्टर में भी लर्निंग बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। क्योंकि अमाउंट्स मैं आपको सिंप्लीफाई वे में
अमाउंट याद करवा सकता हूँ, है ना। अब कौन कौन सी किसको, ठीक है, इजीएस्ट इजी वे में समझा सकता हूँ, है ना। पर लर्न तो आप लोगों को ही करना है, इसलिए यहाँ पर लर्निंग काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना आपको ज़्यादा आसान होगा, मतलब रिवीजन करोगे, मल्टीपल रिवीजन मस्ट है इस चैप्टर में। सेक्शन 80C प्रोवाइड ए डिडक्शन फ्रॉम द जीटीआई ऑफ सेविंग इन द स्पेसिफाइड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहते हैं 80C की जो डिडक्शन है वो स्पेसिफाइड मोड, अब हम बात करेंगे आगे जाके कि कौन सी मोड में, ठीक है। सबसे पहले हम अब हमें क्या किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले नंबर पर ये डिडक्शन अलाउड किसको है। नंबर एक, अलाउड किसको है जी, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को, ठीक है जी। अलाउड किसको है जी, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को। दूसरा, अलाउड किस बेसिस पर है, एक्रूअल बेसिस या पेड बेसिस पर, पेड बेसिस पर, ठीक है जी। डिडक्शन अलाउड किस बेसिस पर है, पेड बेसिस पर। तीसरा, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है जी, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है जी, 1,50,000, मतलब 80C की डिडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के 1,50,000 हो सकती है। क्लियर। नंबर 4, अब डिडक्शन कितनी हो सकती है मैक्सिमम, सॉरी, डिडक्शन कहाँ कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने पर या स्पेंडिंग करने पर मिलने वाली है। तो चलिए, लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है जी। डिडक्शन अलाउड फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड इन, अमाउंट इन्वेस्ट कहाँ पर करी है, प्रीमियम पे किया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर, LIP, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या एंडोमेंट पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या एंडोमेंट पॉलिसी ली है किसकी, अगर इंडिविजुअल है उसने अपनी, स्पाउस की और चिल्ड्रन की, ठीक है जी। चिल्ड्रन में भी माइनर और मेजर, डिपेंडेंट और नॉट, ठीक है जी। और एचएफ के केस में प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ एनी मेंबर, ठीक है जी। तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आप समझिएगा, यहां पर ये चीजें थोड़ा थोड़ा चार्ट बनाते चलिएगा, नोट्स पे ही कोशिश करो, चाहे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या एंडोमेंट पॉलिसी, ठीक है जी। ये कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो गई, किसने किसने ली, इंडिविजुअल ने या एचईएफ ने। एचईएफ के केस में किसी भी मेंबर के लिए ली है उसने पॉलिसी, एनी मेंबर ऑफ एचईएफ, ठीक है जी। इंडिविजुअल ने 3 लोगों के लिए ली है, ली जितने मर्जी के लिए ली है, पर्सन के लिए, चाहे पेरेंट्स के लिए भी, बहन भाई के लिए भी ले सकता है अगला, उसके पैसा है जो मर्जी लगाए, पर डिडक्शन जो है वो 3 बंदों के लिए मिलेगी, एक हिमसेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन में मैंने जब कुछ नहीं लिखा तो समझ के चलो चिल्ड्रन कोई भी, डिपेंडेंट हो चाहे नॉट, डिपेंडेंट और नॉट, दैट्स इट, ठीक है जी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए ली है, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए या बच्चों के लिए। और अगर एचईएफ है, एचईएफ ने अपने किसी भी मेंबर के लिए पॉलिसी ली है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है जी। चलिए, ये चीज तो आपको अच्छे से समझ आ गई, है ना। अब ये समझ लिखने की आपको जब सिंपलीफाई भी मैंने बता ही दिया, और देखो इन चीज़ों को मैं सिंपलीफाई कर सकता हूँ, है ना, कि भाई आपको इतना याद करने की जरूरत है कि भाई माइनर, मेजर, डिपेंडेंट और नॉट, जब आ ही गया कि जिसके जिसके लिए मर्जी हो, है ना, माइनर के लिए, मेजर के लिए और डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, मतलब अच्छा, सीधी सी बात है।
बच्चा तो 60 साल का, पेरेंट्स के लिए तो वही है ना, अगर 50 साल का है तो वो बच्चा ही रहेगा उसका तो। ठीक है जी, चलिए अब सबसे मेन पॉइंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर क्वेश्चंस में एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। If policy taken on or before 31st March 2012, तो मैक्सिमम कितना होगा 20% ऑफ पॉलिसी। अगर पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 1/4/2012 तो 10% ऑफ पॉलिसी होगा डिडक्शन जो मिलेगी। अगर पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 1/4/2013 और पर्सन क्या है, डिसेबल है अंडर सेक्शन 80U, ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड डिसीज अंडर सेक्शन 80 DDB, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होने वाला है, देखिए 15% होगा उस केस में सम अश्योर्ड का, 15% ऑफ सम अश्योर्ड होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, है ना, इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन कितना हो सकता है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 15% हो सकता है। ठीक है जी, 10%, 20%, 15%। 10% ऑफ सम अश्योर्ड का मतलब पॉलिसी अमाउंट का, सम अश्योर्ड का मतलब होता है पॉलिसी अमाउंट का, जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 1.5 लाख या 10% ऑफ सम अश्योर्ड, 20% ऑफ सम अश्योर्ड, 15% ऑफ सम अश्योर्ड होगा। कब, कब 10% कब होगा, अगर पॉलिसी जो ली है पॉलिसी टेकन ऑन और बिफोर सॉरी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, और 20% कब होगा, पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1 ऑन और बिफोर सॉरी इधर जाओ, ऑन और बिफोर 31 मार्च 2012। ठीक है जी, और 15% कब होगा, पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 1/4/13 फॉर डिसेबल पर्सन और डिसेबल पर्सन है, और 80 DDB के अंडर, ठीक है, 80 DDB के अंदर अंडर वो क्या है, वो पर्सन स्पेसिफाइड डिसीज है, सफर कर रहा है स्पेसिफाइड डिसीज है। ठीक है जी, डिसेबल है अंडर सेक्शन 80U, और स्पेसिफाइड डिसीज है उसे अंडर सेक्शन 80 DDB में। ठीक है जी, तो अब ये 10%
पर 20% 15% ऑफ पॉलिसी हो जाएगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ये चार्ट जरूर कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है। डिसेबल, इसको चलिए पूरा लिख देते हैं, डिसेबल अंडर सेक्शन 80U और स्पेसिफाइड डिसीज्ड अंडर सेक्शन 80DDB। अब मान लीजिए पॉलिसी कब ली है जी बंदे ने, पॉलिसी कितने की है, 10 लाख रुपए की। ठीक है जी। और कौन सी डेट को ली है, पॉलिसी ली है 5 मई 2019 को ली है। ठीक है जी। और प्रीमियम पे किया है, प्रीमियम इन प्रीवियस ईयर 23-24 कितने रुपए का प्रीमियम पे किया है, 80,000 रुपए का। ठीक है जी। 80,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है 23-24 में। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कितना होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब यहाँ पर कितना होगा, जब कुछ नहीं लिखा तो मंदा पर्सन हम मान के चलेंगे कि नॉर्मल है, तो 10% ऑफ पॉलिसी हो जाएगा। पॉलिसी कितने की है, 10 लाख रुपए की। तो कितना हो गया जी, 1 लाख रुपए हो गया, है ना। और और क्या होता है जी, एक्चुअल अमाउंट पेड, क्योंकि हमने अभी बात करी थी पेड बेसिस पर है ये, पेड कितना है, 80,000 रुपये। तो डिडक्शन तो जितना है ना, मैक्सिमम 1 लाख है ना, तो यहाँ पर 80,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, 80,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है जी, ये चीज़ है। अगर यहाँ पर मान लीजिए डेट चेंज हो जाती, 19 की जगह पे आपने मान लीजिए 2009 कर दिया, है ना, 2019 की जगह पे 2009 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है। अगर हम इसको सेकंड केस में क्या करें, बाकी सब कुछ सेम रहने दें, मान लीजिए दो चीज़ें चेंज कर देते हैं। पॉलिसी कब ली है, ये 5 मई 2009 को ली है, और प्रीमियम कितना पे किया है, 1,80,000। ठीक है जी, 1,80,000। अब डिडक्शन के लिए एलिजिबिलिटी कितने की बन गई, 20% ऑफ सम अश्योर्ड, है ना। 31 मार्च 2012 या उससे पहले अगर पॉलिसी ली होगी तो कितना हो जाएगा, 20% ऑफ सम अश्योर्ड। तो सम अश्योर्ड कितना है, 10 लाख, 10 लाख का 20% मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख। और एक्चुअल अमाउंट पेड 180। ठीक है जी। अब आप विच एवर लेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, दैट इज एक्चुअल अमाउंट पेड 180 पर, है ना। पर मैक्सिमम डिडक्शन जो होती है अंडर सेक्शन 80C वो कितनी होती है, 150। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज ₹150। तो अब आपको समझ लग गया होगा कि ये जो है, ये लिमिट के अंदर लिमिट लगा दी, है ना, लिमिट के अंदर लिमिट लगा दी है कि एक्चुअली में अमाउंट कितनी तय करी, 150। अब कंडीशन के अंदर एक कंडीशन लगा दी। ठीक है जी, ये है जी पहला पॉइंट हमारा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। चलिए जी,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अमाउंट डिपॉजिट इन पीपीएफ। अब आपको याद होगा हम लोगों ने सैलरी चैप्टर में, मैंने आपको पीपीएफ बोला था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड फॉर असेसी हिमसेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, है ना। मैंने आपको बोला था जो बिजनेसमैन है वो पीपीएफ में जमा करवाएगा, बाकी जो एम्प्लॉयज जो हैं वो आरपीएफ, एसपीएफ, यूआरपीएफ में डिपॉजिट करवा सकते हैं, है ना। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, है ना। ये आ गया आरपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दैट इज एसपीएफ, और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। यूआरपीएफ के लिए अगर आपको याद होगा सैलरी में बताया जाता था कि यूआरपीएफ के लिए नॉट एलिजिबल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, है ना। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है ना। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है जी। अब डिपॉजिट करवाया पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, इंडिविजुअल ने, ठीक है जी, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड ने, अपने लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए। अब यहाँ पर भी आपके सामने कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है डिपेंडेंट और नॉट। उसके बाद आरपीएफ, एसपीएफ और सुपर एनुएशन अप्रूव्ड फंड में। उसके बाद अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, एड एज वेल एज इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी। ठीक है जी। दोनों के लिए एलिजिबल डिडक्शन एटीसी की, एटीसी के लिए हो जाएगी अगर आपने एनएससी बाय करी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बाय करें हैं, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो भी री इन्वेस्ट कर दिया साथ साथ। ठीक है, जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ, ठीक है, वो भी आपका एलिजिबल फॉर डिडक्शन हो गया। उसके बाद कंट्रीब्यूशन किया है अप्रूव्ड एनओटी प्लान ऑफ एलआईसी, एलआईसी के किसी एनओटी प्लान में, एलआईसी के किसी एनओटी प्लान में, अप्रूव्ड एनओटी प्लान में आपने जमा करवाए हैं पैसे या इन्वेस्टमेंट करी है तो वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है जी, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ठीक है जी। ये मैंने क्यों इंपॉर्टेंट लिखा आपको याद दिलवा देता हूँ। ठीक है जी। अगर आपको याद है थोड़ा बहुत हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में हमने पढ़ा, आपने लोन लिया घर के लिए, ठीक है जी, लोन लिया, अब लोन की रीपेमेंट करी, रीपेमेंट इन ईएमआईज, है ना, रीपेमेंट करी ईएमआईज में। अब रीपेमेंट ईएमआईज में करी, अब नेक्स्ट रीपेमेंट हमने ईएमआईज में करी। अब ये जो ईएमआई है उसमें दो चीजें होती थी, एक प्रिंसिपल पोर्शन, एक इंटरेस्ट ऑन लोन। एक प्रिंसिपल पोर्शन, एक इंटरेस्ट पोर्शन। जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है, प्रिंसिपल पोर्शन होता है उसके लिए तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिल गई, उसके लिए तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिल गई, है ना। और जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसके लिए जो आपको याद होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी। ठीक है जी। जब आप हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी निकालते थे
आपको याद दिलवा देता हूँ अगर भूल गया है तो। NAV होती थी, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है जी। इसमें से माइनस करते थे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। उसमें क्लॉज ए होती थी स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV, और डिडक्शन बी होती थी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये दोनों लेस करने के बाद आ जाती थी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होता था तो NAV जीरो, स्टैंडर्ड डिडक्शन जीरो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इतना। तो ये लॉस में आ जाया करती थी सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में, ये लेट आउट वाला केस है ना, यही हुआ करता था। तो मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी भी याद दिलवा दिया। अब ये आपको पता लग गया कि लोन की जो रीपेमेंट होती थी इन EMI से, उसका हमें किस तरीके से डिडक्शन होता था, प्रिंसिपल 80C और इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। क्लियर? क्लियर है सर। चलिए फिर आगे। उसके बाद आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है स्केड्यूल्ड बैंक में, स्केड्यूल्ड बैंक में और पोस्ट ऑफिस में फॉर 5 years और मोर। FD करवाई है अपने 5 साल की स्केड्यूल्ड बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए या उससे ज़्यादा, तो भी आपको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट करिए 5 year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में, पोस्ट ऑफिस PO टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट करवाया है आपने कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तब भी 80C की डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। डिपॉजिट करवाया है सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम रूल 2004 के अकॉर्डिंग, तब भी आपको डिडक्शन एलिजिबल होगी। ठीक है जी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपने पैसा जमा करवाया है, एलिजिबल फॉर डिडक्शन 80C। अब आते हैं जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ट्यूशन फीस, वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में से बनता होता है ना, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेगा, जो मैंने स्टार कर रहा हूँ, है ना, जैसे कि आपका ये ट्यूशन फीस वाला हो गया, ये आपका इंटर लोन वाला हो गया, LIP वाला हो गया, ठीक है, और आपका ये प्रोविडेंट फंड वाला हो गया। ये मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस सेक्शन के। ठीक है जी। चलिए, अब ये स्कूल वाला क्या फंडा है, ट्यूशन फीस पे करिए आपने, ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस पे करिए किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कॉलेज को, किसी स्कूल को या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंडिया में, ये भी याद रखिएगा सिर्फ हिंदुस्तान में, इंडिया में, फॉर फुल टाइम एजुकेशन, फुल टाइम एजुकेशन। ठीक है जी, फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, यहां पर भी बच्चे 2 ही अच्छे। ठीक है जी, फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। ठीक, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80C की। ये सारी चीजें मिला के 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन है जी। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां पर क्या हुआ। नंबर 1, बात किसकी हो रही है, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस पे करी आपने किसके लिए, बच्चों के लिए। ठीक है जी, ट्यूशन फीस पे करिए किसके लिए, बच्चों के लिए, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, फुल टाइम एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन नहीं, है ना। जैसे अपने कोर्स जो हैं ACA CS CMA, ये हमारे, है ना, ये क्या है,
कोरस्पोंडेंस स्टडी है ये। तो ये आपके इन कोर्सेज में नहीं, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप फुल टाइम जाते हो, 8 घंटे जाते हो, है ना, 6 घंटे जाते हो, तो वहाँ पर ट्यूशन फीस, वहाँ पे आप देखोगे ना फीस, स्कूल में भी देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पर ट्यूशन फीस लिखा होता है कि ट्यूशन फीस वाला जो पोर्शन होता है, डोनेशन वगैरह नहीं बीच में, अदर फंड लिखा होता है, बिल्डिंग फंड, है ना, तो वो वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ ट्यूशन फीस। जैसे मान लीजिए मेरी डॉटर का एडमिशन हुआ, तो वो एडमिशन के टाइम पे लिखा होता है कि भाई ये हम एडमिशन फीस ले रहे हैं, बिल्डिंग फंड, ये फंड, वो फंड। उसके बाद जो जो फीस होती है मंथली, जो क्वार्टरली फीस जाती है, वो ट्यूशन फीस का पोर्शन होता है, उसमें भी लिखा होता है ट्यूशन फीस, ठीक है, तो वो एलिजिबल होती है। और स्कूल इंडिया में होना चाहिए, स्कूल कॉलेज, है ना, तो मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। उसके बाद डिपॉजिट करवाया है आपने नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के आपने बॉन्ड खरीदे हैं, ठीक है जी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करवाया है, ठीक है जी। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये अब थोड़ा सा कम हो गया, जब स्कीम आई थी तो सरकार ने बहुत इसकी प्रमोशन करी, जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय था। अब हमारी सरकार इसको भी भूल गई है, ठीक है जी, इसकी भी प्रमोशन करना बंद कर दिया है। सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी, सब्सक्रिप्शन टू द एनी सिक्योरिटी ऑफ सीजी और एनी डिपॉजिट स्कीम एज द सीजी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, as may notified in the official gazette. Accordingly, Sukanya Samriddhi scheme has been notified to provide that any sum paid or deposited during the previous year in the said scheme, Sukanya Samriddhi scheme में by the individual in the name of any girl child of an individual, ठीक है जी, in the name of any girl child of the individual or any girl child for whom such individual is the legal guardian would be eligible for deduction DC, ठीक है जी। मैंने अपनी डॉटर के लिए, ठीक है जी, सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा डिपॉजिट करवाया, तो वो भी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C हो जाएगी। अगर मैं लीगल गार्जियन हूँ किसी गर्ल का, उसके लिए मैंने सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा जमा करवाया है, देन उस केस में भी मैं एलिजिबल हूँ डिडक्शन 80C के लिए, ठीक। अगला है कंट्रीब्यूशन टू यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यहां पर आपने पैसा लगाया तो आप एलिजिबल हो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के लिए। नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई, नोटिफाइड बॉन्ड्स खरीदे हैं आपने म्यूचुअल फंड्स के, ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या म्यूचुअल फंड्स, ठीक है जी। नोटिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा लगाया म्यूचुअल फंड्स की या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008 टैक्स सेविंग वाली, यहां पर भी एलिजिबल है डिडक्शन 80C के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं नोट्स, एग्जामिशन ऑन रिसीट फ्रॉम LIC। LIC से आपको पैसा मिला, LIC से पैसा मिला, कहते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, एनी सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी including the sum allocated by way of bonus on such policy shall not be included in the income of the total income of a person। मतलब LIC से जो पैसा रिसीव हुआ, एनी सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड, इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, चाहे वो बोनस के तौर पर आपको पैसा अलॉट एलोकेट किया गया है,
ठीक है, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपको। पॉलिसी की अमाउंट जो देनी थी वो तय हुई थी वो मिला, या बोनस पे किया आपने, है ना, पॉलिसी होल्डर को एलआईसी ने, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ पॉलिसी होल्डर। ठीक है जी, रेसिपिएंट। करेक्ट। ये हमारा हो गया जी 80C। अब पहले चलिए हम बात करते हैं 80C में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले नंबर पे 80C की जो डिडक्शन है वो किसके किसके लिए कौन कौन एलिजिबल है देखा जाए तो। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 एचयूएफ। इंडिविजुअल नंबर 1, नंबर 2 एचयूएफ। ठीक है जी, नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 एचयूएफ। उसके बाद किस बेसिस पर डिडक्शन मिलेगी? पेड बेसिस पर डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन जो हमें अलाउड होगी वो किस बेसिस पर? पेड बेसिस पर होगी। नंबर 2। नंबर 3 मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होगी? मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 हमारी मैक्सिमम डिडक्शन होगी। नंबर 4 डिडक्शंस किस किस के लिए मिलेगी। ठीक है, अब हम मोटी मोटी चीजें डिस्कस करेंगे जो मेन पॉइंट है। सबसे पहले नंबर पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल की हो सकती है, इंडिविजुअल को अलाउड है ना। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में दोनों में देखेंगे। इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल अपनी करवा सकता है, अपने बच्चों की करवा सकता है, अपने स्पाउस की करवा सकता है। ठीक। और एचयूएफ के केस में एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ। मैक्सिमम डिडक्शन 10%, 15%, 20%। 3 रेट हो सकते हैं। 10%, 10% ऑफ सम अश्योर्ड कब होगा? मैक्सिमम डिडक्शन 10% ऑफ सम अश्योर्ड कब होगा? 10% तब होगा जब पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर, 1/4/2012, 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद। उसके बाद 15% कब होगा? पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 1/4/2013। उस किसके लिए? एक पर्सन के लिए जो डिसेबल अंडर सेक्शन 80U, या फिर जूझ रहा है वो किससे? स्पेसिफाइड डिसीज से अंडर सेक्शन 80 DDP। ठीक। 20% कब होगी? अगर पॉलिसी ली है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 या उससे पहले अगर पॉलिसी ली है तो 20% की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी, ये तो हो गया जी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बाद लोन। लोन लिया है किसके लिए? लोन लिया है हमने कंस्ट्रक्शन के लिए या एक्विजिशन के लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए हाउस के। और लोन किससे लिए? बैंक के लिए, बैंक से लिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक। जो प्रिंसिपल है उसके लिए डिडक्शन मिल जाएगी 80C की, जो इंटरेस्ट है उसके लिए डिडक्शन मिलेगी 24B की, मतलब हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जाना पड़ेगा। देन ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए हो सकती है। ट्यूशन फीस जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, उसके लिए होगी। ट्यूशन फीस कहाँ पे करी है? किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, किसी यूनिवर्सिटी में, और फुल टाइम एजुकेशन के लिए आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। देन फिर हम बात करते हैं, हमने आरपीएफ, पीपीएफ, एसपीएफ और अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड यहां पर कंट्रीब्यूशन किया तो ये भी एलिजिबल फंड्स हैं फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हमने बात करी कि एक इंडिविजुअल जिसने अपने डॉटर के लिए, ठीक है, सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा लगाया, या फिर जिस गर्ल का वो क्या था, जिस गर्ल का वो लीगल गार्जियन था, ठीक है, उसके लिए उसने डिपॉजिट करवाया है सुकन्या समृद्धि स्कीम में, तो वो एलिजिबल हो जाएगा
फॉर अवेलिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है जी। देन कुछ छोटी छोटी डिडक्शंस हैं, वो आपको रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी बार बार, है ना, मेरे बताने से नहीं याद होने वाली। ठीक है, ये जो मोटी मोटी थी जो मैंने स्टार कर रखी थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक, उसके बाद लोन वाली हो गई दो, तीसरा आपका ये ट्यूशन फीस, चौथा सुकन्या समृद्धि। ठीक है जी, और ये चार मोटी मोटी हो गई। ठीक है, यहाँ पर पैसा जमा करवाया। अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, सिस्टम किस तरीके से चलाएंगे। अब ये तीन चार सेक्शंस करेंगे। पहले 80 जो एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। ठीक है, कौन कौन से, 80C, 80CCC, 80CCD, ये तीन सेक्शन करेंगे। फिर इन तीनों के प्रैक्टिकल करेंगे। फिर 80D वाली सीरीज पकड़ेंगे। 80D वाली सीरीज क्या है, 80D, डबल डी, DDB। ठीक है, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है जी, तो फिर 80 आगे एक इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाएंगे रादर देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, चलिए अब इसका भी हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, पहले 80CCC पे आएंगे। ठीक है जी, 80CCC बहुत आसान सा सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन ही है। 80CCC क्या कहता है जी, 80CCC कहते हैं अलाउड है रेजिडेंट इंडिविजुअल को। 80CCC अलाउड किसको है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, वही 1,50,000। नंबर 3, डिडक्शन किस लिए मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी अलाउड फॉर अमाउंट पेड और डिपॉजिट इन एनी एन्युटी प्लान अंडर LIC या एनी अदर इंश्योरर रेफर टू द सेक्शन 10 सब सेक्शन 23A फॉर रिसीविंग द पेंशन, फॉर रिसीविंग द पेंशन। अब आप सोच रहे होगे कि अभी हमने पिछला भी पढ़ा था एन्युटी प्लान, एन्युटी प्लान कहाँ 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 पढ़ा था, पॉइंट नंबर 4, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC। ठीक है जी, अब यहां पर भी हमने ये पढ़ा कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC। ठीक है जी, ये ध्यान से सुनिए, इसको दोबारा पढ़ लो, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC, जमा करवाया पैसा एन्युटी प्लान ऑफ LIC में। यहां पर 80CCC में क्या करें, डिपॉजिट करवाया है, कंट्रीब्यूशन देखा जाए अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड है, एन्युटी प्लान ऑफ LIC है ये भी। किस लिए, वो पेंशन रिसीव करने के लिए नहीं था, ये पेंशन रिसीव करने के लिए है, फॉर रिसीविंग द पेंशन, पेंशन रिसीव करने के लिए है। ठीक है जी, तो एलिजिबल हो जाएगा 80CCC की डिडक्शन के लिए। सच अमाउंट मस्ट बी पेड आउट ऑफ हिज इनकम, कहते हैं ये जो अमाउंट पे होनी चाहिए वो इसकी इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स है उसमें से होनी चाहिए। नॉन रेजिडेंट को अलाउड नहीं है, इसलिए साफ साफ लिख दिया गया है शुरुआत में ही, किसको अलाउड होगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल को सिर्फ। 80C की इंडिविजुअल प्लस HUF दोनों के लिए थी, इंडिविजुअल प्लस HUF दोनों के लिए थी। 80CCC किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है जी, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। देन अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सरेंडर, अमाउंट रिसीव हुई है ऑन अकाउंट ऑफ सरेंडर बिफोर मैच्योरिटी एंड पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एन्युटी प्लान शेल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। LIC से, LIP से, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलता था वो एग्जम्प्ट होता था, है ना, चाहे वो इंटरेस्ट भी हो। तो यहां पर जो एन्युटी प्लान से जो आपको एन्युटी के थ्रू पैसा मिला, मतलब पेंशन के थ्रू जो पैसा मिला, ठीक है, और सरेंडर जो पैसा करवाया बिफोर मैच्योरिटी से,
सरेंडर बिफोर मैच्योरिटी से जो पैसा मिला, ये दोनों अमाउंट क्या है, टैक्सेबल हैं। ठीक है जी, शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। Where any amount paid or deposited by the assessee has been taken into the account for the purpose of this section, a deduction under section 80C shall not be allowed with reference to such amount। ठीक है जी, जो इस सेक्शन में ऑब्वियस है कवर हो गई, तो वो उधर थोड़ी ना कवर होएगी। एक अमाउंट के लिए एक सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी ना, बेनिफिट मिलेगा, दो में थोड़ी ना मिल जाएगा। ठीक है जी, तो कुल मिला के ये छोटा सा सेक्शन था ट्रिपल सी का। क्या हुआ, वन बाय वन पॉइंट नोट कर लीजिए। समरी, अलाउड किसको है जी, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को। नंबर 2, मैक्सिमम डिडक्शन वही 1,50,000 की। नंबर 3, किस लिए है, आपने एन्युटी प्लान में जमा करवाया किसी पैसा, एन्युटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरर। ठीक है जी, फॉर रिसीविंग द पेंशन, सबसे मेन बात, फॉर रिसीविंग पेंशन। फॉर रिसीविंग पेंशन, ठीक है जी, इसके लिए है। अब जो पैसा मिलेगा बाद में, जो पैसा मिलेगा, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो अपने लमसम अमाउंट ली है, सरेंडर ली है बिफोर मैच्योरिटी, तो वो दोनों की दोनों टैक्सेबल हो जाएगी। ये हो गया जी आपका 80 ट्रिपल सी। अब CCD, ठीक है जी, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी कुछ पिछले कम से कम 10 साल से लगातार, इस 1-2 साल में अमेंडमेंट नहीं हुई इस सेक्शन में, नहीं तो आप पिछले 10-12 सालों से आप देखोगे ना, इस सेक्शन में लगातार एडिशंस हो रही हैं, लगातार। पहले ये क्या हुआ था, एक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को होता था, फिर आगे इन्होंने बढ़ाया बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए, फिर बढ़ा दिया कि सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी, फिर डिडक्शन में भी, अमाउंट्स में भी बदलाव करते गए, करते करते ऑलमोस्ट सभी को कवर कर दिया ये। अब ये है क्या सेक्शन, चलिए पढ़ते हैं। अलाउड किसको है जी, CG एम्प्लॉई और एम्प्लॉयड अंडर एनी एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉई को है, सीधी सी बात है। और अलाउड टू द सेल्फ एम्प्लॉयड आल्सो, मतलब सभी को ही हो गया। जो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको भी अलाउड हो गया, जो बंदा जॉब कर रहा है उसको भी हो गई ये एलिजिबिलिटी, मतलब यहाँ पर पैसा जमा करवा सकते हो आप, डिडक्शन अगर आप ढूंढ रहे हो तो। अब है किस लिए है, अमाउंट डिपॉजिट इन द नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ CG, सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अपने पैसा लगाया, या फिर पैसा लगाया है टुवर्ड्स अटल पेंशन योजना। ठीक है जी, क्या क्या हो गया, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, या फिर अटल पेंशन योजना, इन दोनों में किसी में पैसा लगाया है। ठीक है, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या अटल पेंशन योजना में पैसा लगाया है, तो ये एलिजिबल हो जाएगी अमाउंट किसके लिए, 80CCD की डिडक्शन के लिए। ठीक है, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ CG सेंट्रल गवर्नमेंट या अटल पेंशन योजना में। अब एक एक करके आते हैं, ध्यान से देखिएगा, काफी इसमें पेज हैं। एक्चुअली में यहां पर 3 सबसेक्शन आपको मिलेंगे, एक 80CCD सबसेक्शन 1, दूसरा 80CCD सबसेक्शन 2, तीसरा 80CCD सबसेक्शन 1B। ये 3 अलग अलग सेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, ये 3 अलग अलग सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले नंबर पे सेल्फ एम्प्लॉयड को कितनी डिडक्शन मिलेगी,
अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है पर्सन, ये अटल पेंशन योजना में या नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में उसने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, डिपॉजिट करवाया है, तो कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना एक्चुअल उसने जमा करवाया या मैक्सिमम कितना? जीटीआई का 20%, विच एवर इज लेस। ठीक है जी, जीटीआई का 20%। और क्या होगा जी? और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिट या पेड। नंबर 2, एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉई है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या कोई भी एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट है, कुछ भी है ना, तो उसको कितनी डिडक्शन मिलेगी? जो उसने कंट्रीब्यूशन किया, या 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस। ठीक है जी, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी हो जाएगी? जो उसने पैसा जमा कराया वो, या 10% ऑफ सैलरी। ठीक है जी, तो इसके लिए डिडक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1 में हो गई। ठीक है जी, 1 में कौन सा हो गया? एम्प्लॉई ने अपनी जेब में से जो पैसा लगाया। अब एम्प्लॉयर की जेब में से जो पैसा गया, ये ध्यान से देखिएगा, एम्प्लॉयर ने जब अपनी जेब में से पैसा लगाया, ठीक है, पहले तो क्या हुआ, ध्यान से, ये मैं पहले आपको ये चीज पढ़ा देता हूं। जो एम्प्लॉयर ने पहले पैसा जमा करवाया आपके लिए, एंटायर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया अपनी जेब में से एम्प्लॉय के लिए टुवर्ड्स अटल पेंशन योजना या नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पहले जितनी भी अमाउंट, 100 रुपये, 200 रुपये, 20,000 रुपये जमा करवाई, वो क्या हो गई? टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब उसमें से कितने के लिए डिडक्शन मिलेगी? सारा का सारा पैसा तो टैक्सेबल कर ही दिया हमने। अब 80 CCD सबसेक्शन 2 की डिडक्शन कितने के लिए मिलेगी? कितनी अमाउंट के लिए मिलेगी? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना भी उसने किया है, या 14% ऑफ सैलरी, इन केस कंट्रीब्यूशन मेड बाय सीजी और एसजी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सेंटर या स्टेट का, तो 14% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा मैक्सिमम। अगर दूसरा है तो 10% तक होगा। ठीक है जी, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो 14% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर अदर है तो 10% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर है? ये हो गया जी 80 CCD सबसेक्शन 2। 1 हो गया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए, 2 हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए। तीन तीन नहीं, 1B भी आते हैं। अभी CCE को छोड़ दीजिए अभी आप, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। अब आएंगे सैलरी का मीनिंग क्या है। CCD सबसेक्शन 1, जैसे हमने बोला 10% ऑफ सैलरी, है ना, 14% ऑफ सैलरी। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा 20% ऑफ, यहाँ पे GTI तो छोड़ दीजिए ना, 10% या 20% ऑफ, 14% ऑफ सैलरी पढ़ा। अब यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब बेसिक प्लस DA एंटर। सैलरी का मतलब यहाँ पे बेसिक प्लस DA एंटर। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं 1B। ये जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। 80 CCD 1 हो गया, CCD 2 हो गया, 1B रह गया जी तीसरे नंबर पे। कहते हैं एन एडिशनल डिडक्शन। एडिशनल डिडक्शन मिलेगी कितने की आपको? 50,000 रुपए की। जो 1.5 लाख की डिडक्शन बोली है, 1.5 लाख की जो डिडक्शन बोली है, या 10% वाली अमाउंट बोली है, वो तो है ही है। उसके अलावा 50,000 रुपए की और डिडक्शन मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ होल ऑफ द अमाउंट पेड और डिपॉजिट बाय वे ऑफ इंडिविजुअल असेसी। ठीक है जी, किसके द्वारा? बाय इंडिविजुअल असेसी अंडर द नोटिफाइड पेंशन स्कीम in the previous year whether or not any deduction is allowed under section 80 CCD 1। ठीक है जी, उसको whether or not any deduction is allowed under section 80 CCD 1। CCD 1 में डिडक्शन मिली है या नहीं मिली है?
1B में 50,000 की डिडक्शन जरूर मिलेगी उसे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 60D1B इज अवेलेबल टू सेल्फ एम्प्लॉयड एज वेल एज एम्प्लॉयड एसएससी। ठीक है जी, दोनों के लिए होगी, है ना, जो जॉब कर रहा है उसके लिए भी और जो खुद काम बिजनेस कर रहा है उसके लिए भी, दोनों के लिए होगी। ठीक है, कितनी? 50,000 रुपये की। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हो गई। 80CCD1 किसके लिए हो गई? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए हो गई। टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। वन बी additional deduction, additional deduction for ₹50,000। अब यहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में कितना था? 10% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी। 14% ऑफ सैलरी कब होगा? सीजी या एसजी एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो 10% कब होगा? अदर एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉय हैं। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सॉरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये तो सिंपल डिडक्शन मिल जाएगी, है ना। टेन परसेंट और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की तो सिंपल हो जाएगी 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, ये एम्प्लॉय कौन सा गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है कोई मैटर नहीं करता, है ना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में मैटर करता है एम्प्लॉय सेंट्रल स्टेट का है या अदर है ना। जो 1 है इसमें तो सिंपल मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी ही हो जाएगा, है ना। और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में 20% ऑफ जीटीए मैक्सिमम डिडक्शन हो जाएगी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए हो जाएगा। ठीक है जी। हम्म अब आइए जरा नोट्स पे। क्या कह रहे हैं जी? एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12A, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑन द क्लोजर of his notified pension scheme account is exempt to the extent of 60%. 40% is taxable if received by non-government employee। ठीक है जी, नॉन एम्प्लॉय देन 100% इज टैक्सेबल। वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑन द क्लोजर ऑफ हिज नोटिफाइड पेंशन स्कीम इज exempt टू द एक्सटेंट ऑफ 60%। ठीक है जी, अगर एम्प्लॉय ने रिसीव किया है, यहां पे कॉमा आ जाएगा, 60% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 40% टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये नोटिफाइड पेंशन स्कीम को क्लोज करवाया, आपने बंद करवाया, उस पर पैसा मिला तो 60% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 40% टैक्सेबल हो जाएगा। अगर रिसीव किया है सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बंदे ने, मतलब नॉन एम्प्लॉय ने, तो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। जितना भी नोटिफाइड पेंशन स्कीम से आपको पैसा मिला क्लोजर पे, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी।
देखिए जी, ये होता है, ये एक्चुअली में बाद में हुआ था, अमेंडमेंट के थ्रू आया था। पहले तभी तो कोई भी जो नया कानून आता है उसकी पूरी क्या की जाती है ना, कोशिश की जाती है कि वो नया कानून ना ही लगने दिया जाए। ठीक है, वो सेक्शन, वो चीज़ें, लॉ एक्ट, चाहे कोई भी आया, चाहे वैट आया, चाहे जीएसटी आया, चाहे वो मान लीजिए किसान बिल वाले आए, कोई भी बिल आता है ना इस तरीके का, जब जो आम जनता के लिए थोड़ा सा है ना टिपिकल है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो शुरू में हमेशा थोड़ी अमाउंट के साथ लाया जाता है, फिर धीरे 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 है ना और बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर किया कि पहले तो डिपॉजिट करवा लिए लोगों से कि भाई डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। अब जब पैसा इकट्ठा हो गया तो कहते हैं अब निकलवाओगे तो टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो उस टाइम तो डिडक्शन क्लेम करवा दी, जब पैसा वापस मिला, वापस लिया आपने, वापस तो लोगे ही लोगे, है ना, अंदर थोड़ी ना रहने दोगे टैक्स के चक्कर में। तो जो पैसा मिला फिर वो टैक्सेबिलिटी के दायरे में आ गया। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर जो नॉन एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो पैसा निकलवाता है तो फिर वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा जो आ जाएगा, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12A 12B, अमाउंट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल ऑन पार्शियल विड्रॉल। पहले तो हो गया जी 12A में क्या हो गया, सारा पैसा विड्रॉ कर लिया, है ना, कब, क्लोज ही कर लिया ना, सारा पैसा ही अपना निकलवा लिया, बंद करवा दिया स्कीम को ही। तो जो एम्प्लॉई था 60% एग्जाम्प्ट हो गया, 40 टैक्सेबल हो गया, 40 टैक्सेबल हो गया, और नॉन एम्प्लॉय वाले को 100% टैक्सेबल हो गया। अब क्या कह रहे हैं, 12B में अगर अमाउंट रिसीव किया है, पार्शियल विड्रॉल करा है, तो नोटिफाइड पेंशन स्कीम का 80CC-D का पैसा जो है वो एम्प्लॉई को एग्जाम्प्ट हो जाएगा टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय। जितना उसने पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था उसका 25% तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का, है ना। जैसे आपको याद होगा, हमने एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी में किया एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, या इंटरेस्ट हम लेते थे, या आप लगा के चलिए पेंशन का निकालते थे। पेंशन का अगर आपको याद होगा, जो कम्यूटेड पेंशन को हम क्या करते थे, 40% लिया तो हम उसको टोटल पेंशन में कन्वर्ट करते थे, उसका 1/3 या 1/2 एग्जाम्प्ट करते थे। ऐसे ही इन्होंने बोला टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जितना आपका बनेगा उसका 25% तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप पार्शियल विड्रॉ करते हो तो। ठीक है जी, पार्शियल विड्रॉ करते हो, स्कीम का जो पैसा है वो 25% तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल होगा। नंबर 3, सब्सक्राइबर फ्रॉम आरपीएफ superannuation fund would be able to transfer their corpus from these funds to the notified pension scheme without any tax implication। अगर कोई बंदा आरपीएफ के थ्रू या सुपर एनुएशन फंड के थ्रू अपना पैसा जो है वो ट्रांसफर करना चाहता है नोटिफाइड पेंशन स्कीम में या अटल पेंशन योजना में, तो वहां पर कोई उसे टैक्स नहीं लगेगा फंड ट्रांसफर करने में। ठीक है जी, वहां से वो आरपीएफ वगैरह से पैसा निकाल कर वो इधर डालना चाहता है तो टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा कोई भी। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, देखा जाए जो एम्प्लॉई है उसके लिए डिडक्शन कौन कौन सी हो गई, 80CC-D1 की हो गई, 2 की हो गई और 1B की हो गई। 80CC-D सबसेक्शन 1 की, सबसेक्शन 2 की, 1B की हो गई। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए दो ही हैं, 1 एंड 1B। ठीक है। अब सबसे मेन चीज, आप लोगों ने ये सोचा कि 80C 150 की, 80CCC वो भी 150 की, 80CC-D वो भी 150। ठीक है। अब एक सेक्शन इन्होंने ऐड ऑन कर दिया, नया सेक्शन बना दिया। एक्चुअली सेक्शन क्या है, इन तीनों सेक्शन को मिलाकर
ATC, ट्रिपल सी, CCD1, इन तीनों को मिला के एक सेक्शन बना जिसका नाम दे दिया ट्रिपल CCE, ATCCE। ठीक है, अब इन तीनों को मिला के मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होगी? 1.5 लाख रुपए की होगी। हाँ जी, पहले बोल दिया ATC में भी 1.5 लाख की मिलेगी, ट्रिपल सी में भी 1.5 लाख की मिलेगी, और CCD1 में भी, है ना। फिर बाद में बोल दिया तीनों को मिला के 1.5 लाख बनेगा, बस तीनों को मिला के 1.5 लाख। आप 4.5 लाख मान लीजिए ख्वाब सजा के बैठे थे, इन तीनों को मिला के 1.5 लाख मिलनी है। ठीक है, तो ATCCE किस चीज का है? ATC प्लस ट्रिपल सी प्लस CCD1, तीनों को मिला के 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी। अब इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, ये टेबल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, ये टेबल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, ATC की कितनी थी? 1.5 लाख, करेक्ट करेक्ट। ट्रिपल सी की कितनी थी? 1.5 लाख। CCD1 की कितनी थी? यही थी, 10% ऑफ सैलरी या 10% 10% ऑफ सैलरी, हाँ, और 20% ऑफ GTI। वो 10 और 14% वाला तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में था ना, दैट इज 2 में, सबसेक्शन 2 में, ठीक है ना, और 20% ऑफ GTI, ठीक है जी, यही था। और ATCCE, CCE की डिडक्शन कितनी थी? CCE की C प्लस ट्रिपल सी प्लस CCD1, तीनों को मिला के 1.5 लाख हो गई। तो कुल मिला के देखा जाए, ये तीन सेक्शन को मिला के C, ट्रिपल सी, CCD1, तीनों को मिला के 1.5 लाख की एक डिडक्शन हो गई। अब एक 1.5 लाख की आपको डिडक्शन मिलनी है। दूसरा ATCCD1B, 1B कितनी थी एडिशनल डिडक्शन? आउटसाइड द लिमिट ऑफ 150, ठीक है जी, ये कितनी थी? 50,000 रुपए की। दूसरा अमाउंट ये हो गया। तीसरा CCD2, ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू NPS, ये क्या था? 10% ऑफ सैलरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 14%, सेंट्रल और स्टेट में, ठीक है जी, आउटसाइड द लिमिट ऑफ 150, ठीक है जी। तो देखा जाए तीसरा ये हो गया। तो ये 3 अमाउंट हो गई, ठीक है जी, 1.5 लाख CCE की, 50,000 CCD1B की, और ये सबसेक्शन 2 की कितनी हो गई? 10 या 14% ऑफ सैलरी, जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा जो C वाला सेक्शन था वो हमारा आज हो गया। ATC, ट्रिपल सी, CCD1, 2, 1B, और लास्ट ATCCE, ठीक है जी। CCD में आपके 3 सेक्शन हो गए, CCD में 3 सेक्शन हो गए, CCD सबसेक्शन 1, CCD सबसेक्शन 2, CCD सबसेक्शन 1B, ठीक है जी। तो ये फिर दोबारा अच्छे से रिवाइज करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं, फिर नेक्स्ट D वाले सेक्शन पे बढ़ेंगे।